आज का हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स। जैसे हमने पहले 2 लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है हाइड्राइड्स और हेलाइड्स, उसी तरह से आज हम ऑक्साइड्स को डिस्कस करेंगे। लेक्चर के अंदर हम कहते हैं डेफिनेशन क्या आती है ऑक्साइड्स की, द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। जैसे हमने पहले कहा बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन, फिर हमने कहा बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, तो आज हम कह रहे हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन with other elements in the periodic table are called as oxides। जब ऑक्सीजन बाइनरी कंपाउंड बनाता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद, तो दे आर कॉल्ड एज ऑक्साइड्स। उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑक्साइड्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स की तरफ चलते हैं। तो हम जो ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन है वो 3 बेसिस के ऊपर कर सकते हैं। कौन कौन सी बेसिस के ऊपर करते हैं? सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग नेचर। बॉन्डिंग नेचर की बुनियाद पर हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। वही 3 हमारे पास क्लासिफिकेशंस हैं जो हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, आयोनिक, कोवलेंट एंड पॉलीमेरिक। तो हम यहाँ पर कहते हैं आयोनिक ऑक्साइड हो सकते हैं, कोवलेंट ऑक्साइड हो सकते हैं, या फिर पॉलीमेरिक ऑक्साइड हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग। तो आयनिक ऑक्साइड क्या होंगे? जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड होगा। कोवलेंट ऑक्साइड क्या होंगे? जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होगा। और पॉलीमेरिक ऑक्साइड क्या होंगे? जिनका स्ट्रक्चर पॉलीमेरिक होगा और उनके अंदर जो है वो आयनिक एज वेल एज कोवलेंट करैक्टर मौजूद होगा। तो इनकी एग्जांपल्स मैंने लिखी कि जैसे Na2O है, दिस इज नोन एज आयोनिक ऑक्साइड। कोवलेंट ऑक्साइड की एग्जांपल लिखी जैसे सल्फर ट्राई ऑक्साइड है, दिस इज अ कोवलेंट ऑक्साइड। और पॉलीमेरिक ऑक्साइड जिसकी एग्जांपल में मैंने लिखा P4O10। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड P2O5 होता है, और अगर उसके 2 यूनिट इकट्ठे मिल जाएं तो ये एक पॉलीमर बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं P4O10। तो ये एक पॉलीमेरिक ऑक्साइड की एग्जांपल है। तो ये हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग, जिसको ज़्यादा डिटेल के साथ हमने नहीं पढ़ना, क्योंकि ऑक्साइड्स के अंदर हम एक और बेस के ऊपर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेस है हमारे पास, उसके ऊपर हम इनको करेक्टराइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो हम उस क्लासिफिकेशन को जो है वो देखेंगे ज़्यादातर। लेकिन इसके अंदर जो 3 तरह से क्लासिफिकेशन की जा सकती है वो मैंने अलहदा से एक्सप्लेन की है। तो पहली बेस है बॉन्डिंग नेचर, उसकी बुनियाद पर 3 इसकी जो है वो क्लासेज हैं। देन हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से भी जो है वो हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से अगर हम इनको क्लासीफाई करें तो वो क्लासिफिकेशन कौन कौन सी हैं? तो उसमें आ जाते हैं सबसे पहले नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड कौन से हैं? ऐसे ऑक्साइड्स जिनके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, उनको हम कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट वालों को क्या कहते हैं? नॉर्मल ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि Na2O है, तो सोडियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑक्सीजन की यहाँ पर कितनी होगी? -2 होगी। तो दैट्स वाई Na2O इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड। परऑक्साइड, परऑक्साइड इसकी सेकंड क्लास है परऑक्साइड। और परऑक्साइड कौन से ऑक्साइड्स होते हैं? जिनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन होती है -1। तो अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं परऑक्साइड्स। जैसे कि H2O2, तो हाइड्रोजन की इसमें +1 है, और अगर आप ऑक्सीजन की कैलकुलेट करें तो उसकी भी आएगी +1। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है। तो परऑक्साइड्स वो वाले ऑक्साइड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -1 होती है। तीसरे ऑक्साइड्स हैं सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑक्साइड्स जिनके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होती है, यानी कि -12 होती है। ऐसे ऑक्साइड्स को हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड्स। तो -12 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कहलाते हैं सुपर ऑक्साइड। जैसे कि KO2 है, RbO2 है, तो इसमें आप देखें पोटाशियम सुपर ऑक्साइड आ गया और रुबिडियम सुपर ऑक्साइड आ गया। तो पोटाशियम सुपर ऑक्साइड के अंदर पोटाशियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ऑक्सीजन की अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी -1/2। तो दैट्स वाई सुपर ऑक्साइड जो है वो हमारे पास KO2 और RbO2 जो है वो इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके बाद कुछ और भी क्लासिफिकेशंस हैं, लेकिन नॉर्मली हम इनको स्टडी नहीं करते। बहरहाल ये हमारे टॉपिक्स के अंदर आगे कहीं ना कहीं चल के आ जाएंगी, तो इसलिए इनको हम जो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लाइक सब ऑक्साइड्स भी एक इसकी टाइप होती है जो ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर बेस करती है, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है। जैसे कि बाकियों के अंदर मैंने बताया नॉर्मल ऑक्साइड के लिए -2 है, पर ऑक्साइड के लिए -1 है, सुपर ऑक्साइड्स के लिए -12 है, लेकिन सब ऑक्साइड्स के अंदर जो है ये इस तरह से फिक्स नहीं होती। उसकी एग्जांपल मैंने एक लिखी है कार्बन सब ऑक्साइड C3O2।
अच्छा, सब ऑक्साइड फिर क्या होते हैं? तो सब ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स को कहा जाता है जिसमें जो मेटल के अलावा, सॉरी, ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट होता है, अगर उसकी तादाद नॉर्मल ऑक्साइड की निस्बत ज्यादा हो, यानी कि नॉर्मल ऑक्साइड होता है, जैसे अगर आप कार्बन का नॉर्मल ऑक्साइड देखें CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन अगर आप उसके अंदर जो है वो ये बात करें कि C3O2, तो इसके अंदर क्या हुआ? ऑक्सीजन की निस्बत, ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड में भी 2 थे और इसमें भी कितने हैं? 2 हैं, लेकिन जो साथ वाला एलिमेंट है उसकी तादाद ऑक्सीजन की निस्बत क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ऐसे ऑक्साइड्स को कहते हैं सब ऑक्साइड्स। और इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फिक्स नहीं होती, वो चेंज हो सकती है, बाद में -2 होती है, बाद में -1 होती है, तो ये फिक्स नहीं होती। तो दैट्स वाई इसके अंदर असल में जो कंडीशंस बनती है वो बनती है इसके अंदर कि हमारे पास सब ऑक्साइड्स, इनको कहना है जिनके अंदर नॉर्मल ऑक्साइड की निस्बत जो दूसरा एलिमेंट है वो ज्यादा हो, ऑक्सीजन से ज्यादा हो, तो ऐसे ऑक्साइड्स को कहते हैं सब ऑक्साइड्स। इसकी आगे भी हम फर्दर जो है वो नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर इसको बार बार स्टडी करेंगे कि कौन कौन से सब ऑक्साइड होते हैं। इसके बाद ओजोनाइड की बात करते हैं। तो ओजोनाइड भी एक ऑक्साइड है ऑक्सीजन का, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3 होती है, लेकिन ये बहुत अनस्टेबल होते हैं, ये ज़्यादातर एग्जिस्ट नहीं करते। और जैसे कि KO3 एक हमारे पास है पोटाशियम ओजोनाइड, तो ओजोनाइड जो होते हैं ये भी हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से अरेंज किए जा सकते हैं। लेकिन हम जो नॉर्मली देखते हैं ना, तो नॉर्मली हम ये फर्स्ट 3 वाली ही देखते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, लेकिन रेयरली सब ऑक्साइड और ओजोनाइड भी जो है वो मौजूद होते हैं। और इनको भी हम जो है वो देख सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो है वो 3 हमारे पास ऐसे हैं, नॉर्मल, पर एंड सुपर, जिनको हम नॉर्मली देखते हैं। लेकिन सब ऑक्साइड और ओजोनाइड ऐसी 2 एग्जांपल्स हैं जो रेयरली एग्जिस्ट करती हैं ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर, तीसरी हम क्लासिफिकेशन किस बेस पर कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर, एसिडिक और बेसिक करेक्टर के ऊपर भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब वो हमने कैसे क्लासिफिकेशन करनी है, और यही हमारी मेन क्लासिफिकेशन है जो हमारी बुक के अंदर जो है वो शामिल है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक और बेसिक करेक्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। Those oxides which when dissolved in water give acidic solution, ऐसे ऑक्साइड्स जिनको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो वो एसिडिक सोल्यूशन बना दें, ऐसे ऑक्साइड्स को कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड। जैसे कि SO3 है सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दीज आर द ऑक्साइड्स विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव एसिडिक सोल्यूशन। तो ऐसे ऑक्साइड जिनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो वो एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं, वो कहलाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी क्या है? नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एटसेट्रा फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटल्स होती हैं इनके ऑक्साइड्स ज्यादातर क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। जैसे कि आप अगर देखें, कार्बन का ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह से सल्फर का ऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस का है P2O5। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो ऑक्साइड्स हैं ये नॉन मेटल्स के हैं, और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हमेशा एसिडिक ऑक्साइड कहलाते हैं। एंड लाइक सेकंड प्रॉपर्टी में है ऑन एडिंग इन वाटर, अगर इनको वाटर में ऐड किया जाए दे गिव एसिडिक सोल्यूशन, ये एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करें तो ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और अगर आप SO3 को वाटर में डिसॉल्व करें तो इट फॉर्म्स H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिसका मतलब ये हुआ कि ये 2 ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड्स हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करें तो ये एसिडिक नेचर के सोल्यूशन बनाते हैं। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड हैं। अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो जो एसिडिक ऑक्साइड है, जाहिर सी बात है अगर वो बेसिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो वो साल्ट बनाएगा, क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन है और एसिड बेस रिएक्शन के अंदर हमेशा साल्ट और वाटर बनता है। तो इस केस में हमने यही दूसरी प्रॉपर्टी लिखी है कि ऑन रिएक्टिंग विद बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस साल्ट। जब एसिडिक ऑक्साइड का किसी बेसिक ऑक्साइड से रिएक्शन होता है तो तब हमारे पास जो है
वो साल्ट बनता है। जैसे कि SO3 हमारे पास जो है वो एक एसिडिक ऑक्साइड है, जबकि लेड ऑक्साइड जो है वो एक बेसिक ऑक्साइड है। उसकी वजह से अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करें तो ये बनाएंगे लेड सल्फेट PbSO4, जो कि एक साल्ट है। तो इससे हमें पता चला कि अगर आप बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड को रिएक्ट करवाएं, इनको मिक्स करें, तो हमारे पास साल्ट बनते हैं। देन इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है ऑन रिएक्टिंग विद बेसिस प्रोड्यूसेस साल्ट एंड वाटर। और अगर इन एसिडिक ऑक्साइड का किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो फिर ये साल्ट और वाटर बनाते हैं। जैसे कि सल्फर ट्राई ऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है, और अगर मैं इसका रिएक्शन करवाऊं NaOH के साथ तो ये बनाएगा Na2SO4 और साथ में बनेगा वाटर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी एसिडिक ऑक्साइड का किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाएं तो फिर बनता है साल्ट और वाटर। लेकिन अगर आप इसका किसी बेसिक ऑक्साइड से रिएक्शन करवाते तो सिर्फ साल्ट बनता, वाटर उस केस में नहीं बनता। और लास्ट और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी, दे आर जनरली कोवेलेंट इन नेचर। जो हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड होते हैं ये जनरली कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि मैं इसी के साथ आगे लास्ट के ऊपर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। तो दैट्स व्हाई जनरली कोवेलेंट इन नेचर, एसिडिक ऑक्साइड आर जनरली कोवेलेंट इन नेचर। ये बात और ये पॉइंट आपने अभी जहन में रखना है कि जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं वो कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, तो दे आर जनरली कोवेलेंट इन नेचर। इससे आगे हम इसकी सेकंड क्लासिफिकेशन जो इसी बेस के ऊपर हम कर रहे हैं ऑन द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, तो इसमें आ जाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। अब जाहिर सी बात है जो एसिडिक ऑक्साइड हैं वो बिल्कुल रिवर्स होते हैं बेसिक ऑक्साइड के। तो जो प्रॉपर्टीज हमने एसिडिक ऑक्साइड में पढ़ी हैं वो सारी की सारी हम रिवर्स करेंगे इन द बेसिक ऑक्साइड। जैसे कि पहली डेफिनेशन ही रिवर्स हो गई, दोज ऑक्साइड्स विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव बेसिक सॉल्यूशन। जो एसिडिक ऑक्साइड हैं वो एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं, जबकि जो बेसिक ऑक्साइड हैं वो बेसिक सॉल्यूशन देते हैं इन वाटर। जैसे कि Na2O है, KO2 है, CaO है। तो ये सारे के सारे ऑक्साइड्स जो है वो कहलाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। प्रॉपर्टीज में आ जाएं तो पहली प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या था, नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। तो इसमें क्या होगा, मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। और सबसे ज्यादा मेटेलिक करैक्टर हमने पढ़ा है कि 1A में होता है, अल्कली मेटल्स में होता है। तो दैट्स व्हाई metals of 1A and 2A form basic oxides except beryllium। बेरिलियम के अलावा 1A और 2A के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये इसके अंदर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई। कल भी हमने पढ़ा था कि हाइड्राइड्स के केस में भी बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा सारे हाइड्राइड बनाते हैं, और आज हमने पढ़ा कि बेरिलियम के अलावा सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड्स की जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। बेरिलियम ऐसा क्यों नहीं करता, तो उसकी रीज़न बिल्कुल कल वाली है कि बेरिलियम के केस में जो है वो क्या होता है, बेरिलियम के केस में हमारे पास जो है उसका साइज स्मॉल होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो है वो कोवेलेंट करैक्टर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो दैट्स वाई ये बेसिक करैक्टर शो जो है वो इतना ज़्यादा नहीं करता। अब जैसे कि Na2O प्लस वाटर, तो मैंने ऐड किया वाटर के अंदर तो दे गिव द बेसिक सोल्यूशन। जैसे आप देखें ऑन एडिंग इन वाटर दे गिव बेसिक सोल्यूशन। Na2O को वाटर में ऐड करें तो बनेगा NaOH जो कि एक बेस है। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी देखें, ऑन रिएक्टिंग विद बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूसेस साल्ट। जैसे एसिडिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड से रिएक्ट करवाया था, तो अब बेसिक ऑक्साइड को जो है वो एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे तो फिर भी हमारे पास क्या बनेंगे, साल्ट बनेंगे। तो ऑन रिएक्टिंग विद एसिडिक ऑक्साइड, सॉरी यहाँ पर बेसिक नहीं आएगा, एसिडिक ऑक्साइड आएगा, प्रोड्यूसेस साल्ट। तो SiO2 प्लस CaO गिव्स अस कैल्शियम सिलिकेट। तो इससे कैल्शियम सिलिकेट बना। SiO2 जो है ये एसिडिक ऑक्साइड है और CaO क्या है, बेसिक ऑक्साइड है, तो कैल्शियम सिलिकेट बन गया। ऑन रिएक्टिंग विद एसिड्स प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। फिर से यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये ने पिछली स्लाइड से कॉपी किया था तो इस वजह से यहाँ पर ये आ रहा है। तो ऑन रिएक्टिंग विद एसिड्स प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, जाहिर सी बात है ये खुद बेसिक हैं तो रिएक्ट किसके साथ करेंगे, एसिड्स के साथ। तो दैट्स व्हाई बेरियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद HCl इट प्रोड्यूसेस बेरियम क्लोराइड एंड वाटर। तो इसका मतलब है कि अगर इनको एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो ये साल्ट और वाटर बना देते हैं। एंड दे आर जनरली आयोनिक इन नेचर। यहाँ से याद रखना है कि जो बेसिक होते हैं ये जनरली आयोनिक इन नेचर होते हैं, जबकि जो एसिडिक होते हैं वो जनरली कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। तो दैट इज द रीजन कि आपने इसको जहन में रखना है। और इसी के साथ मैं लास्ट के ऊपर एक बात जो है एक्सप्लेन करूंगा। फिर से कह रहा हूँ कि इस बात को अभी जहन में बिठा के रखें
कि कोवलेंट करैक्टर जो है वो एसिडिक ऑक्साइड का होता है और आयनिक करैक्टर जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स का होता है। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे ऑक्साइड्स की तरफ, दैट आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो एसिडिक और बेसिक लिहाज से है उसमें तीसरी टाइप है एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। एम्फोटेरिक का वर्ड आपने सुना हुआ है कि ऐसी चीज जो एसिड्स के साथ बेस और बेस के साथ एज एन एसिड रिएक्ट करे, ऐसी चीज को हम कहते हैं एम्फोटेरिक। तो दोज ऑक्साइड्स विच हैव बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, ऐसे ऑक्साइड्स जिनके अंदर एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों मौजूद होते हैं वो कहलाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड का नाम देते हैं। जैसे कि Al2O3 है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड है, बेरिलियम ऑक्साइड है, ये सारे के सारे जो है वो कहलाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब इसमें प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। तो मैंने लिखा था लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। अगर आप गौर करें ना तो बेसिक ऑक्साइड में मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे, मेटल्स थी। तो इसमें मैंने कहा था लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, गैलियम, इंडियम वगैरह जो हैं ये सारे के सारे बनाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एंड दे बिहेव एज अ बेस व्हेन रिएक्ट विद एसिड्स। जब ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बिहेव करते हैं एज अ बेस, और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो दे विल बिहेव एज एन एसिड। तो ये एसिड्स के साथ बेस और बेस के साथ जो है वो एसिड्स के तौर पर रिएक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखें जिंक ऑक्साइड, व्हेन रिएक्टेड विद द HCl इट फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड वाटर। और इसी तरह से जब इसका किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाया, जैसे कि जिंक ऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद द NaOH इट प्रोड्यूसेस Na2 जिंक हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी नेचर हुई, इसने बेस के साथ रिएक्ट किया और इसने साथ ही साथ एसिड्स के साथ जो है वो रिएक्ट किया। तो ये इसके अंदर हम बता सकते हैं कि हमारे पास ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड्स के साथ बेस के तौर पर और बेस के साथ एसिड्स के तौर पर रिएक्ट करते हैं। और यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो आपने यही जस्टिफिकेशन देनी है कि ये एम्फोटेरिक इन नेचर है बिकॉज ये एसिड्स के साथ बेस और बेस के साथ एसिड्स के तौर पर रिएक्ट करता है। तो ये दोनों रिएक्शन आप इसके लिखेंगे तो आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन में आपके 2 मार्क्स जो है पूरे आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या होगा? तो अगर हम अक्रॉस द पीरियड देखें तो इन अ गिवन पीरियड द ऑक्साइड्स प्रोग्रेस फ्रॉम स्ट्रॉन्गली बेसिक थ्रू वीकली बेसिक, एम्फोटेरिक एंड वीकली एसिडिक टू स्ट्रॉन्गली एसिडिक। जैसे कि हम देखें ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है, ये सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है और क्लोरीन है। तो जब आप इस साइड पर मूव करेंगे तो ये स्ट्रॉन्गली बेसिक है। अगर आप इसको देखें तो ये थोड़ा सा लेस बेसिक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? एम्फोटेरिक है। SiO2 वीकली एसिडिक है। P4O10 एसिडिक है। SO3 स्ट्रॉन्गली एसिडिक है और Cl2O7 इवन मोर एसिडिक, यानी कि और ज्यादा स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता है। तो इसलिए हमने कहा कि अगर आप अलोंग द पीरियड मूव करें तो स्ट्रॉन्गली बेसिक से बेसिक, बेसिक से एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक से वीकली एसिडिक और वीकली एसिडिक से स्ट्रॉन्गली एसिडिक जो है वो हम सॉल्यूशंस की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये इसके अंदर अलोंग द पीरियड जो है वो ट्रेंड आएगा कि हम बेसिक से एसिडिक सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो डाउन द ग्रुप है द बेसिसिटी ऑफ मेन ग्रुप मेटल ऑक्साइड इंक्रीजेस ऑन डिसेंडिंग अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जब पीरियोडिक टेबल में आप डाउनवर्ड जाते हैं तो जो बेसिक करैक्टर होता है, बेसिसिटी होती है मेटल ऑक्साइड की, वो इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि जब आप डाउनवर्ड जाते हैं तो डाउनवर्ड जाने से ओवरऑल साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी आप जानते हैं क्या होती है? कम होती है और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इस वजह से वहां पर जो है उनकी बेसिसिटी भी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो बेसिसिटी जो है वो इसी लिहाज से है कि जब आप डाउनवर्ड जाएंगे तो साइज बढ़ने की वजह से इनकी बेसिसिटी जो है ऑक्साइड्स की ज्यादा होती है। तो डाउनवर्ड जाने से बेसिसिटी ऑफ मेन ग्रुप मेटल ऑक्साइड इंक्रीजेस। इसके अलावा दूसरी बात है द बेसिसिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड सब ग्रुप बी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब आप इनके अंदर जाते हैं तो यहां पर बेसिसिटी इंक्रीज नहीं करती बल्कि बेसिसिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो इसलिए उसने यहां पर मेंशन करना जरूरी समझा कि ट्रांजिशन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके अंदर बेसिसिटी बजाय इंक्रीज होने के क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो उसकी क्या रीजन है? तो उसकी रीजन ये होती है कि वहां पर साइज तो बढ़ता है लेकिन ओवरऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी काफी ज्यादा बढ़ता है। तो इस वजह से वहां पर जो है वो बेसिसिटी बजाय इंक्रीज होने की क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो ये रीजन आपने याद रखनी है कि नॉर्मल ग्रुप एलिमेंट्स के जो हैं
उनके ऑक्साइड्स की बेसिसिटी डाउनवर्ड जाते हुए इंक्रीज करती है, जबकि ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स की बेसिसिटी डाउनवर्ड जाते हुए क्या करती है, डिक्रीज करती है। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड है इसमें, वेरिएशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत ज्यादा वेरिएशन लेके आती है इन द एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर। लाइक जैसे लिखा हुआ है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल also affect the acid or base character of its oxide. The acidity increase with increasing oxidation state. अब यहां से जो मैं पॉइंट आपको समझाने लगा हूं वो आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है। The acidity of metal oxide increases by increasing oxidation state. ऑक्सीडेशन स्टेट के बढ़ने से मेटल के ऑक्साइड की एसिडिटी बढ़ जाती है। वो क्यों, यहां से जरा देखें। ये है मैंगनीज ऑक्साइड, ये है Mn2O3, ये है MnO2 और ये है Mn2O7। यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, इसमें जो है वो +4 है, इसमें आप देखेंगे तो +3 है और इसमें देखेंगे तो +2 है। अगर आप इनकी एसिडिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर इसमें है, जहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली रिलेट करती है एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड के साथ। अब एक फैक्टर हमने पहले भी पढ़ा था, वो क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कोवेलेंट कैरेक्टर। ये भी बात मैंने आपको पढ़ाई हुई है कि कोवेलेंट कैरेक्टर भी ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है। इसको हम पिछले कई लेक्चर्स के अंदर जो है वो देख चुके हैं। फजान रूल के साथ हमने इसको एक्सप्लेन किया। हमने कहा कि जहां पर चार्ज ज्यादा हो, साइज कम हो, वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो ये बात हम जानते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। जिसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और अगर पीछे से लिंक करें तो मैंने क्या कहा था कि याद रखना है कि कोवेलेंट कैरेक्टर किन का होता है, एसिडिक ऑक्साइड का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसके अंदर एसिडिक नेचर भी बढ़ जाएगी। तो दैट इज द रीजन कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर जिनका ज्यादा होता है उनके अंदर एसिडिक नेचर क्या होती है, ज्यादा होती है। और इसी तरह से अगर आप मैंगनीज ऑक्साइड में देखेंगे तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर कम है तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इसके अंदर बेसिक नेचर ज्यादा होगी और एसिडिक नेचर क्या होगी, कम होगी। तो ये असल में रीजन है और ये वो लॉजिक है जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि आपने याद रखना है कि एसिडिक नेचर के जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर जनरली कोवेलेंट इन नेचर। तो एसिडिक ऑक्साइड जनरली कोवेलेंट इन नेचर, और यहां से वो पता चलता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से चूंकि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपने वेरिएशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें से जो है वो अलहदा से अच्छे तरीके से याद रखनी है। इसके बाद अगर हम लास्ट पे देखें तो लास्ट के ऊपर उसी तरीके से टेबल बनाया गया है, जैसे कि उसमें बेसिक, एसिडिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का जो है वो कंपैरिजन किया गया है। नेक्स्ट इसके लास्ट के ऊपर अगर हम देखें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर क्लासिफिकेशन दिखाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1A और 2A के एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम सारे के सारे जो है वो बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड। इसी तरह से 2B में से जिंक एम्फोटेरिक है, बाकी बेसिक हैं। और इसी तरह से बेरिलियम, जिंक, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, जर्मीनियम, टिन, लेड, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे के सारे जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। और इससे आगे अगर आप चले जाएं तो 4A, 5A, 6A और 7A के जो मेंबर हैं दे आर मोस्टली फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि इनकी कोवेलेंट नेचर होती है और इनके अंदर ऑक्साइड्स की नेचर जो है वो एसिडिक होती है। तो यहाँ तक था आज का